हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको बता दूं दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 62 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 61 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से सारा वीडियो मैथ का आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और रीजनिंग का भी वीडियो मेरे दोस्त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल रखे हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है भाई। और आपके सामने ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया होगा। इसीलिए आप लोग किसी भी वीडियो को स्किप ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ मिले ना, तो मेरे दोस्त मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल से। बढ़िया सा प्रश्न है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। क्या क्वेश्चन बोला है? रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी भी है प्रतिशत का। मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी में इन सवाल को पूछा गया था। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको सबसे पहले हम बोर्ड पे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रवि का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो इन दोनों के बीच में हम सबसे पहले रेशियो ले लेते हैं दोस्त। आप बोलेंगे जी सर। मान लीजिए ये रवि बाबू हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मोहन। एम से मोहन, आर से रवि, हमने नाम को डिनोट कर दिया। क्वेश्चन बता के आ रहा है दोस्त कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। मेरे दोस्त अगर मोहन का वेतन 100 है ना, तो 20% अधिक 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। 100 का 20% अधिक यानी कि रवि का वेतन कितना? 120 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन में जो दिया है ध्यान से सुनेंगे। आप चाहे तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 20 से काटेंगे तो 20 25 100, 20 छक 120। आप इनको 6:5 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगा। अब देखो, क्वेश्चन बोला है मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना है? भाई देखो, मोहन का अनुपात में वैल्यू कितना है? 100। मोहन का जब हमने माना तो कितना वैल्यू है? 100। 100 का वैल्यू कितना सा दिया है? 1600। यानी 1600 रुपया दिया गया। किसका? मोहन बाबू का। मोहन बाबू का 1600 रुपया दिया गया। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो 100 का कितना गुना है? 1600। दोस्त 100 का कितना गुना है? 100 का 16 गुना करेंगे तो 1600 होगा। इसका मतलब यानी कि मोहन का जो भी वेतन हम लोगों ने माना था उसका 16 गुना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। उसी प्रकार रवि का भी 16 गुना हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। रवि का भी क्या हो जाएगा? रवि का भी 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे जी सर। तो 120 गुना 16 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 16 से 0 में गुना करेंगे, 0 होगा। 16 दूनी 32 के 2 होगा, हासिल 3 होगा। 16 और 3 19। 1920 रुपया रवि का वेतन आ जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। ये बताइए इसको कौन सा ऑप्शन में दिया है? भाई ऑप्शन बी में दिया है। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे सवाल समझ चुके होंगे और आपके पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लिए होंगे। मेरे दोस्त हम आपको बता देते हैं, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप राय कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। सर ऐसे पढ़ाए, वैसे पढ़ाए, या जो दिक्कत होती है उसे आप बता सकते हैं। अगर आप लोग लगता है कि नहीं हमें सब चीज़ समझ में आ जाता है तो वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त, इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा? एनटीपीसी का ही सवाल है। मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या बोला है? पहली संख्या का 25%। हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं 25%। प्रतिशत का मतलब कुछ नहीं, स्पेशल नहीं है। ये बाटा में 9, बाटा में 100 होता है। यानी 25% को लिखना है ना तो 25 अब बाटा में 100 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन बोला है यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। पहली संख्या को हम मान लेते हैं, पहली संख्या
ये जो पहले संख्या क्वेश्चन में दिया है इनका 25%। 25% का मतलब 25/100। आप बोलेंगे जी सर 25/100 हम लिख सकते हैं। अब देखो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है दूसरी संख्या का 50%। दूसरी संख्या यहाँ पर ले लो, दूसरी संख्या कितना 50%। इनका 50% का 3 गुना, 50% का 3 गुना, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? क्वेश्चन बोला है कि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है, यानी पहली संख्या का जो 25% है ना वो दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है, यानी दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। अब हम इनको काटेंगे पीटेंगे आंसर छांटेंगे। देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर 25 से ई कटेगा एक बार में, 25 से ई कटेगा 2 बार में। यहाँ से देखेंगे एक को गुना करेंगे फर्स्ट नंबर में तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा इधर कितना 3 दूनी 6, बराबर में इधर में कितना बचेगा भाई 3 दूनी 6, 6 सेकेंड नंबर इंटू 6 बचा कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर सेकेंड नंबर इंटू 6 बचेगा। अब देखो दोस्त यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच हमें रेशियो बताना है, तो सबसे पहले इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर इधर है इसको रहने देंगे बटा, जो सेकेंड नंबर इधर गुना में है जब इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर इधर में 6 रह जाएगा। अच्छा दोस्त 6 केवल इनका रेशियो 6 आएगा, लेकिन इस एक के पीछे या आगे कुछ भी नहीं छिपा होता है, इसका मतलब इसको हम 1 से गुना कर सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर जब 1 बराबर के उस साइड में जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 6/1 यानी कि 6:1 इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। उम्मीद है कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप बोलेंगे नहीं सर ये तो बहुत बढ़िया तरीका आपने बताया, यहाँ पर हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। मेरे दोस्त अगर आप लोगों को समझ में आता है ना तो प्लीज़ दोस्त कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त एनटीपीसी का ही सवाल है। सबसे पहले जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आपसे पूछी जाए, आप रेलवे के एग्जाम देंगे तो आपसे ट्रेन के क्वेश्चन ना पूछी जाए हो ही नहीं सकता। आप जब भी रेलवे के एग्जाम देंगे तो आपसे ट्रेन का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्या बोल रहा है 150 मीटर की रेलगाड़ी है, 102 मीटर लंबी नहर को पार कर दिया और समय कितना ले रहा है 7 मिनट ले रहा है, 7 सेकंड ले रहा है। तो आपसे पूछा गया कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो चाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? चाल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सभी कोई जानते हैं। अब देखो दोस्त टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 7 सेकंड, तो 7 लिख लेंगे। अब देखो दोस्त डिस्टेंस तो हमें मालूम नहीं है, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा दोस्त? डिस्टेंस जो होगा वो होगा L1 प्लस L2। L1 क्या है भाई? L1 है ट्रेन की लंबाई, L2 क्या है? जो भी वस्तु दी गई है उसकी लंबाई। तो डिस्टेंस दोनों जुड़ जाएगा। आप बोलेंगे जी सर यहाँ देखेंगे 150 मीटर का ट्रेन है, अच्छा यहाँ पर 102 मीटर का नहर है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई? इनको जोड़ेंगे तो 1 से 1 से 252 हो जाएगा, यानी 252 मीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है। 252 मीटर, 252 मीटर, ये मीटर में है दोस्त, ये क्या है सेकंड में, तो हमारा आंसर मीटर प्रति सेकंड में आएगा और मीटर प्रति सेकंड में ही आपसे आंसर पूछा गया है। अब देखो दोस्त इसको हम काटेंगे। सबसे पहले 7 से इसको हम काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 7 तिरकी 21, यहाँ से जाएगा 4, 4 पे 2 हो जाएगा 42, 7 छक 42, यानी इसका आंसर कितना आएगा 36 मीटर प्रति सेकंड। 36 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, लेकिन यहाँ पर एक ही कंसेप्ट आपको समझना था कि जो डिस्टेंस होती ट्रेन में, जो डिस्टेंस होती अपने दूरी के साथ साथ वो नहर कोई भी दूरी को पार करेगी, इसीलिए डिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर यही एक बात आपको नया सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्त, आप L1 मान लेंगे, L1 जो है ना वो हमेशा मानते हैं ट्रेन की लंबाई को, और L2 मानते हैं जो भी वस्तु दी जाती है उसे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। प्लीज़ दोस्त फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप कमेंट शेयर जरूर करते रहेंगे। चलेंगे दोस्त अगला सवाल कर रहा है, एक बेलन की ऊंचाई h उसके आधार की परिधि के बराबर है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात करना है।
आरआरबी जी के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, एक बेलन की ऊंचाई h उसके आधार की परिधि के बराबर है। सबसे पहले आपको मालूम होने चाहिए कि बेलन की परिधि कितना होता है। ए पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर, यानी उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है मेरे दोस्त 2πr/h, यही होता है। आप बोलेंगे जी सर, आप सभी कोई पढ़े होंगे, यानी कि जो बेलन की जो परिधि होती है पेरीमीटर, वो कितना होती है, बेलन की जो परिधि यानी पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2πr और h होता है। क्वेश्चन क्या बोला है भाई, क्वेश्चन बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे, बेलन की ऊंचाई उसके आधार की परिधि के बराबर है, यानी आधार की उसकी परिधि कितना है 2πr और उसकी ऊंचाई कितना है h, ये बराबर दिया है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि बेलन की जो ऊंचाई है उसकी परिधि के आधार की परिधि के बराबर है, यानी 2πr के स्थान पे हम h लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि बेलन की परिधि 2πr होता है, आर एच होता है, तो यानी कि 2πr के स्थान पे आप h लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे आपसे क्या पूछा गया भाई, आपसे पूछा गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के पद, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल h के पदों में आपको निकालना है। तो हम सभी को जानते हैं बेलन का जो एरिया होता है दोस्त, बेलन का जो एरिया होता है, चलो मिटा के सॉर्ट करते हैं, यानी कि 2πr उसके जो भी पेरीमीटर है वो क्वेश्चन दे दिया है h के बराबर है। आप बोलेंगे जी सर यहाँ तक तो हमको बात समझ में आया है। अब देखो दोस्त, उनका एरिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है। आप बोलेंगे जी सर किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं। अब देखो दोस्त, यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सॉरी यहाँ आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया, ध्यान से सुनेंगे। उसके आधार का क्षेत्रफल हमने पहले गलत बता दिया था दोस्त, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, हमने जो पेरीमीटर बताया था ना वो क्या था 2πr/h, ये पेरीमीटर नहीं सॉरी यही एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। हमने आपको गलत बता दिया था, पेरीमीटर बोल दिया था, सॉरी दोस्त। क्वेश्चन क्या दिया है, उसकी जो आधार का परिधि है 2πr, वो दिया है क्वेश्चन में, उनकी हाइट h के बराबर है। आपको हम बता देते हैं जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्त, वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उसका जो CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया, वो जानते हैं कितना होता है, वो होता है 2πr/h। हमने पेरीमीटर बता दिया था, सॉरी दोस्त। अब देखो दोस्त, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि 2πr का वैल्यू के स्थान पे आप h लिख सकते हैं, क्योंकि आपको h के पदों में बताना है। यहाँ पे h पहले से था, h गुना h करेंगे क्या हो जाएगा h², तो उसका जो एरिया होगा दोस्त वो कितना हो जाएगा h²। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया, आप बोलेंगे जी सर समझ में आया। हम सभी कोई जानते हैं जो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है वो 2πr/h होता है, क्योंकि दोस्त हम आपको यहाँ पर कंसेप्ट भी बता देते हैं, जो बेलन होता है वो इस प्रकार से होता है। अब देखो दोस्त, यहाँ पर एक सर्किल नीचे है, सर्किल के ऊपर सर्किल, सर्किल के ऊपर सर्किल, सर्किल के ऊपर सर्किल, सर्किल के ऊपर करते 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 हम बेलन बनाते हैं। तो यहाँ पे इसकी हाइट h होता है, इसका जो परिधि होगा, परिधि की अगर हम h से गुना कर देंगे तो इसका अगल बगल का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। आप बोलेंगे जी सर वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होता है। अगर इसमें हम h से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका CSA का फॉर्मूला आ जाए, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं। आप बोलेंगे जी सर वही क्वेश्चन दिया था कि 2πr/h का वैल्यू h था और h यहाँ पर ऑलरेडी है, तो h² इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको सॉल्व करना होता है दोस्त। ठीक है, चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एलसीएम और एचसीएफ का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले कंसेप्ट देंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हम आपको बता देते हैं दोस्त, अगर कहीं पे लिखा रहे, जैसे मान लीजिए लिखा रहे 40 और 30 लिखा रहे, तो यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आएगा, यहाँ से कॉमन 10 लेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। इनका एलसीएम क्या होगा दोस्त, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 10 गुना 4 गुना 3, यही होगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, यहाँ से हम एक चीज़ नाम देते हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखो ये 10 क्या है, 30 और 40 में कॉमन है,
तो हम 10 को HCF बोल सकते हैं? आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, यानी कि 4 और 3 ये आपस में क्या है? को प्राइम है। आपस में क्या है? को प्राइम। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या हिंदी में बोला जाता है। ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उनका HCF 1 हो, उसे हम को प्राइम कहते हैं। तो इस 4 को हम नाम A दे देते हैं, इस 3 को नाम हम B दे देते हैं। तो आपका एलसीएम का फॉर्मूला यहाँ से क्या बना दोस्त? एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम का फॉर्मूला यहाँ से आपका बन गया HCF गुना यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम बराबर A गुना B। अगर 3 नंबर है तो C से गुना करेंगे, 4 नंबर है तो D से, 4 गो नंबर से गुना कर देंगे। अगर एक कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एलसीएम बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्त, क्या होता है? एलसीएम बराबर सूत्र होता है HCF गुना A गुना B गुना C, क्योंकि 3 नंबर है आपके सामने, 3 नंबर है। 3 संख्याओं का अनुपात 4, 5, 7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है? 5600 है। तो उनका महत्तम समापवर्तक HCF आपको बताना है। तो हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि एलसीएम बराबर HCF इंटू A इंटू B इंटू C हो जाएगा कि नहीं? कलर को चेंज कर दीजिए ताकि अच्छे से दिखे। एलसीएम बराबर HCF गुना 3 नंबर है तो 3 से गुना करेंगे A गुना B गुना C, लिख सकते हैं। आप इसको कॉपी पेन में कहीं उतार लेंगे। अब इसी पे हम डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं, ठीक है? डायरेक्ट एलसीएम कितना दिया है? 5600 दिया है, 5600 लिख लेंगे। अब देखो दोस्त, HCF आपको निकालना है तो HCF को हम H मान लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट नंबर 4 है, सेकंड नंबर 5 है, थर्ड नंबर 7 है। बस हमारा यहाँ से HCF को हमने H माना है, यहाँ से H का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो दोस्त, यहाँ से काटेंगे कैसे? सबसे पहले हम काटते हैं किससे? 7 से इसको काटेंगे तो 7 8 56, 800 बार में जाएगा। अब इनको हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 200 बार जाएगा। अब देखो इस 5 से काटेंगे ये 200 को तो 5 चौका 20, 40 बार में जाएगा। तो यहाँ से दोस्त 40 बराबर में आ गया H। तो यहाँ से H मतलब HCF कितना आ गया? 40 आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप चुटकी बजाते हैं इस क्वेश्चन को, हम गारंटी लेते हैं कि आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आपको कम से कम 40 मिनट का समय लगेगा। तो आप इसको बेसिक तरीका से करेंगे, ठीक है? ये तो तरीका आपको मालूम हो गया। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका है बेसिक मेथड। आप इनको मान लेते हैं कि अगर ये 4x है, ये क्या है? 5x है, ये क्या है? 7x है। हम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं दोस्त क्योंकि जब हम रेशियो से अलग लेते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से दोस्त आप HCF लेंगे तो HCF क्या होगा? x होगा। x कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। आपका एलसीएम क्वेश्चन में 5600 दिया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा x गुना 4 गुना 5 गुना 7 बराबर में दिया है कितना? 5600। बात वही है जो हम फार्मूला बताए हैं, बात वही है, बस इसको लिखने का तरीका बेसिक हो गया। अब 4 5 7 से इसको काटेंगे तो भी आपका x का वैल्यू निकल आएगा कितना? 40 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलेंगे नहीं, ये तो बहुत बढ़िया तरीका से सर आपने समझाया। चलिए दोस्त, इसी के साथ अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर हम आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 14,2,884 का मान ज्ञात करेंगे। अंडर रूट है, इसका वर्गमूल कितना होगा आपको बताना है। एनटीपीसी का सवाल है। हम यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट बताएंगे बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा दोस्त। देखो कितना अच्छा तरीका से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने इतना नंबर लिखा गया, इसका लेना है आपको अंडर रूट लेना है। आपको क्या करना है, हम सभी कोई जानते, देखो जब भी अंडर रूट लेना है तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखी गई है वहाँ पे जो इकाई के स्थान पे क्या है? 4 है, तो आप 4 पे ध्यान देंगे। ऐसा कोई नंबर जिनको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। यानी हो सकता है इस नंबर का अंडर रूट ले, चाहे नंबर कुछ भी हो, उसका इकाई के स्थान पे या तो 2 आएगा
या फिर 8 आएगा। ये बात सभी कोई जान गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तभी लास्ट में 4 आएगा। इसके अलावा दुनिया में आज तक भगवान ने कोई नंबर ही नहीं बनाया जिनको स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता हो। यहाँ तक बात समझ गए। तो इनका अंडर रूट लेंगे, चाहे नंबर कुछ भी है लेकिन उसका इकाई के स्थान पे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो आप लिख लिए। दूसरा स्टेप की जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो लास्ट से 2 अंक को भूल जाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास कितना नंबर बचा? हमारे पास नंबर बचा 1428। अब आपको बता रहे हैं तीसरा स्टेप ये कहता है दोस्त कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा गया है, ऐसा कोई नंबर सोचे जिनका स्क्वायर 1428 से छोटा हो या फिर 1428 के इक्वल हो, लेकिन 1428 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी को देखेंगे, अगर हम लोग 37 का स्क्वायर जब हम भाई करते हैं तो कितना आता है? 37 का स्क्वायर होता है 1369। आप बोलेंगे जी सर ये तो हमें पहले से ही मालूम है। और 38 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्त, 38 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1444 हो जाएगा। मेरे दोस्त आपको अगर कैलकुलेशन अच्छे ढंग से सीखना है ना, तो आपको कम से कम 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेके कम से कम 30 तक क्यूब्स याद होनी चाहिए। ठीक है। और 1 से लेके 30 तक पहाड़ा याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप स्टेप क्या था कि इसकी इकाई के अंक पे ध्यान देते हैं। तो इकाई के अंक पे जो भी नंबर था उसको अकॉर्डिंग हमने देखा कि इसका अंडर रूट चाहे कुछ भी आ जाए, उसकी इकाई के अंक पे 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब देखो दोस्त, दूसरा स्टेप हमने बताया कि लास्ट के 2 अंक को हम भूल जाते हैं। तीसरा स्टेप हमने आपको बताया कि इस नंबर का, ऐसा कोई नंबर सोचें कि इस नंबर के छोटा, इस नंबर से थोड़ा सा छोटा स्क्वायर हो या फिर इसके इक्वल हो, लेकिन इससे 12 नहीं होना चाहिए। तो हमने 37 का स्क्वायर देखा तो 1369 होता है, 38 का स्क्वायर देखा तो 1444 होता है। तो 38 हम ले नहीं सकते क्योंकि 1428 से 1444 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 37 को लिख देंगे। ठीक है, 37 को लिख देंगे। यहाँ भी 37, यहाँ भी 37। हो सकता है दोस्त कि 372 इसका राइट आंसर हो जाए, ये भी हो सकता है कि 378 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तब जाके तो मेरे दोस्त कितना आएगा? दोनों का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट में 4 आएगा। अब देखो कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारा सही आंसर क्या होगा? मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आपको बता रहे हैं जादू। चौथा स्टेप आपको ध्यान से देखना है। जो 1428 है, ये बताइए 1369 के ज़्यादा नज़दीक है कि 1444 के ज़्यादा नज़दीक है? सर ये तो 1444 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी 1444 38 का स्क्वायर है। अच्छा, 1369 37 का स्क्वायर है। ये जो नंबर यहाँ पे 1428 है, ये 1444 के ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा 12 वाला। ठीक है। अगर 1369 के ज़्यादा में नज़दीक होता तो आपका आंसर ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में 1428 1444 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आंसर 12 वाला 378 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्त, जब भी आपके सामने स्क्वायर रूट आएगा तो आपको इस तरीका से सॉल्व करना है। ठीक है। अगर जिस भी भाई को एक कंसेप्ट समझ में आया है दोस्त, ईमानदारी से अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएंगे भैया समझ में नहीं आया, हम स्पेशल वीडियो आपको बताएंगे इस पे, क्योंकि आपके सामने ग्रुप डी में एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है भाई। चलिए दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, अगला सवाल कहता है 2.666 प्लस 2.777 को भिन्न के रूप में लिखेंगे। मेरे दोस्त, यहाँ पर 2.666 कभी रुक नहीं रहा है कि हम इसको लिख सकते हैं 2.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर, प्लस यहाँ पे 7 बार बार रिपीट कर रहा है तो 7 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर। अब बार जब हम लिख दिए तो बार का तरीका तो आपको मालूम होनी चाहिए जी। अब तो फ्रैक्शन में पढ़े, 2 प्लस आपको 6 लिखना है, 6 के ऊपर बार है तो 1 9 नीचे में लगा देना है, बीच में प्लस, यहाँ देखो 2 प्लस 7 लिखना है, 7 के नीचे में बार लिख देना है। अब देखो दोस्त, यहाँ 2 और 2 पूरा पूरा नंबर है तो इनको आपस में हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6/9 बचा, यहाँ 7/9 बचा। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? इनका एलसीएम तो 9 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, यानी कि 6 आप प्लस जुड़ जाएगा 7, जब एलसीएम दोनों जगह सेम है, दोनों नंबर सेम है तो ऊपर का केवल जोड़ दो, 6 + 7। अभी कितना हो जाएगा भाई? 4 प्लस ये हो जाएगा 6 7
13/9। इनको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा, 9 चौका 36, 36 में 13 को ऐड करेंगे तो 49/9 होगा। 49/9 ऑप्शन इसका राइट आंसर डी होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे। देख रहे हैं ग्रुप डी 2022 का सवाल है। ठीक है भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सर आपने हमको बता दिया। चलिए भाई अगला सवाल की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है 8 नंबर, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बताना है। मेरे दोस्त, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। आप सभी कोई बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी बहुभुज के, दुनिया का कोई भी बहुभुज ले लीजिए, उसके आंतरिक कोण का जब आपको योग निकालना है ना, तो उसको फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। जो क्वेश्चन में कितना दिया है भाई, 1260 डिग्री दिया है। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, यहाँ से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट सकता है। ये 18 से ये 126 कितना बार में जाएगा, 18×5 18 छक 18 सत्ते 126, यानी यहाँ पर n-2 का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। 2 जो है इधर माइनस के बराबर के उस साइड में जब इसे भेजेंगे तो यहाँ पे जाके प्लस बनेगा, 7 और 2 9, तो उसमें भुजा की जो संख्या है वो 9 है। ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए आपको बात समझ में आया? अगर मेरे तो समझ में आया है तो ऐसा प्रश्न जब भी आपके पेपर में आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 9। यहाँ भी आपको हम कंसेप्ट अच्छा बताने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन करें, यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 14 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा हो तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो सर्किल है ना, यानी वृत्त की थोड़ा भी आपको बेसिक प्रॉपर्टी आती होगी तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते हैं सॉल्व करेंगे। एक वृत्त है, क्वेश्चन क्या बोला है, इस वृत्त में, ये जो वृत्त दिया गया है इस वृत्त में 5 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनेंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है। ठीक है, यानी यहाँ पर इसका केंद्र है, केंद्र से कितना दूरी है, 5 सेंटीमीटर। एक जीवा है, जीवा की लंबाई कितना है, टोटल 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर इसकी लंबाई कितने है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे 24 सेंटीमीटर एक जीवा है। तो मेरे दोस्त, आप वृत्त का एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि यहाँ से लेकर, देखो वृत्त का प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर सर्कल, मान लो केंद्र है, तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब हमेशा इस जो भी डिस्टेंस है, देखो 5 सेंटीमीटर दूरी का मतलब हमेशा वो 90 डिग्री पे होता है, शॉर्टेस्ट दूरी बोला जाता है। तो दूरी 90 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे जब भी 90 डिग्री हम लंब डालते हैं, वृत्त का प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यहाँ कि इनको 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देता है, पहला कंडीशन। दूसरा, जब भी यहाँ से हम लंब लेते हैं तो इनको 2 इक्वल पार्ट में काट देता है और यहाँ पे एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि केंद्र से दूरी कितना है भाई, केंद्र से दूरी दिया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, यानी कि यहाँ पर इसका केंद्र हमने माना तो इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 12। आप बोलेंगे सर का है, तो वृत्त से जो उसका सर्किल से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा 90 डिग्री पर ली जाती है, क्योंकि दूरी सीधा ही न लेते हैं, दूरी ऐसे थोड़ी भी लेते हैं, चाहे ऐसे थोड़ी भी लेते हैं, नहीं, दूरी हमेशा 90 डिग्री पे होता है। अच्छा, 90 डिग्री कहने का मतलब इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। आप बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको ये तो जरूर मालूम होगा। अब देखो दोस्त, यानी कि यहाँ से आपसे पूछा गया त्रिज्या, आप यहाँ से इनको मिला दो, चाहो तो आप इनसे इनको मिला दो, आपका त्रिज्या बन जाएगा। अब आपको निकाल लेना है क्या दोस्त, त्रिज्या। तो मान ले हम इनको मिला देते हैं, तो यहाँ इसकी जो डिस्टेंस कितनी है, 5 क्वेश्चन में दिया है। इसके केंद्र से दूरी कितनी है, 5, यहाँ से यहाँ तक मिल गया आपको 12। यहाँ पे आप सभी कोई जानते हैं 90 डिग्री के कोण बनबे करता है। तो आपको केवल इतना ही बात मालूम है दोस्त कि यहाँ देखेंगे दोस्त, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर ये 5 दिया है, ये 12 दिया है, तो आपकी हाइपोटेनस कर्ण की लंबाई आप नहीं निकाल सकते,
आप बोलेंगे जी सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। हमको याद है कि ट्रिपलेट से 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका जो कर्ण की लंबाई हो जाएगी वो 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए होगा। आप बोलेंगे सर आपको याद था तो आपने डायरेक्ट बता दिया। हमको याद नहीं है, हम कैसे करेंगे बेसिक? मेरे दोस्त आपको ट्रिपलेट याद करना है, ठीक है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप बेसिक तरीका से जाएंगे कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर को जोड़ेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे तो एच का वैल्यू आता है, ये सभी कोई जानता है। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, 169 आएगा। 169 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो बिल्कुल 13 आएगा। यानी यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से 13 आ गया बेसिक तरीका से। या आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको मेरे दोस्त यहाँ पर केवल इतना ही, अगर ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं होता ना कि वृत्त के केंद्र पे जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, लेकिन क्वेश्चन में लंब नहीं दिया है तो आपने कैसे पहचाना कि लंब होगा? मेरे दोस्त जो दूरी होती है ना वो हमेशा 90 डिग्री पे नापी जाती है। जो दूरी होती है हमेशा 90 डिग्री पे नापी जाती है, ठीक है। ना कि जैसे यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक दूरी नापना है तो आपको ऐसे केवल 90 डिग्री पे, इसको 90 डिग्री पे ही नापा जाता है। ऐसे नहीं नाप सकते हैं आप, ऐसे नहीं नाप सकते हैं आप, ठीक है। दूरी हमेशा शॉर्टेस्ट होती है और शॉर्टेस्ट का मतलब हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसा सवाल आपके पेपर में आएगा, ज्योमेट्री में अगर सर्किल से क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। रवि शहर ए से शहर बी तक की, शहर ए से बी, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। मतलब रवि नाम के कोई व्यक्ति है, वो शहर ए से बी तक जाता है और बी से ए तक आता है, टोटल समय 4 घंटे लगता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल यानी 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी बताना है। एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त हम आपको यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि देखो, मान लीजिए कि यहाँ पे शहर ए है, यहाँ पर शहर बी है, इनके डिस्टेंस मालूम नहीं है तो इनके डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं, ठीक बा। अब देखो औसत चाल क्या कहता है, एवरेज स्पीड इंग्लिश में बोलते हैं, वो कहता है टोटल दूरी अपन टोटल समय। टोटल समय तो क्वेश्चन में दिया है कि 4 घंटा का लगता है, ये बात तो बहुत बढ़िया है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर टोटल तय की गई दूरी अपन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, यानी डिस्टेंस अपन टाइम से। अब देखो दोस्त, आप यहाँ पे एवरेज स्पीड क्वेश्चन में दिया है कितना है 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा, 68.3, तो 68.3 को हम लिख सकते हैं 68.3 को हम लिख सकते हैं 683/10 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया है 4 घंटा, टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। देखो दोस्त, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो व्यक्ति गया होगा तो डी दूरी तय किया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आया होगा तभी डी दूरी तय किया होगा, यानी एक बार गया है एक बार आया है, इसीलिए 2 डी उसने कवर किया। 2 बार डी यानी 2 बार डिस्टेंस को कवर किया है तो डी को हम मान लेते हैं। इनका डिस्टेंस जब डी था तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस चला आएगा मालूम। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त यहाँ काटेंगे, काटेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। काटने का भी तरीका आपको सीखना है। देखो आप ध्यान से सब कुछ पहले सीखेंगे कैसे कटेगा। देखो इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, बहुत बढ़िया। अब देखो ये 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में। आपको डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा दोस्त, 683 को 5 से डिवाइड करेंगे वही डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस अपन 683 आप बाटा में कितना 5। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो जानते हैं कितना होगा दोस्त। जब इनको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा 18, 5 तिया 15, समझ रहे हैं। 5 से जब भागा देंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ से जाएगा तो 33 बनेगा, 5 छक 30, यहाँ से फिर 3 शेष बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो 0, उसके बाद वहाँ पे 0 बैठेगा तो 5 छक 30।
इसका राइट आंसर होगा 136.6 किलोमीटर की वो दूरी था जिसको उसने कवर किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मेरे दोस्त आपको यहाँ पर केवल औसत एवरेज मालूम होनी चाहिए। औसत चाल बराबर दौड़ फॉर्मूला क्या होता है, टोटल दूरी अपन टोटल समय। टोटल दूरी आपने कैसे निकाला, यहाँ से लेकर इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। एक बार गया है और एक बार आया है, यानी 2 बार उसने चला है, तो जो भी दूरी था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, टोटल टाइम कितना लिया, 4 घंटा। अच्छा, एवरेज स्पीड तो क्वेश्चन में दिया है, औसत चाल तो क्वेश्चन में दिया है। आपने जब इनको सॉल्व किया तो 136.6 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है दोस्त, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मेरे दोस्त, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग का भी वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से जाकर सारा का सारा रीजनिंग जरूर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।